तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। देखो हमेशा पहले रिएक्टेंट्स होंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH4 है, मोल्स में मेरे साथ तुम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शन देखे हैं। CH4 ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होता है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। अच्छा, इस देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है। रिएक्टेंट साइड पे देखो क्या है, जैसे बचपन में लीगोस खेलते थे ना, वो जो ब्लॉक्स होते थे जिनको अगर कोई नया शेप बनाना होता था तो पहले सारे ब्लॉक्स तोड़ते थे और फिर दोबारा जोड़ते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी है। जैसे CH4, इसकी केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने मेरे साथ बनाई है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से कुछ बनता है। कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं और 4 हाइड्रोजन इसके साथ लग जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स आपस में 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से बॉन्डिंग होती है और वाटर की बॉन्डिंग हम लोगों ने इस तरह से देखी है। तो देखो, कार्बन ने जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है, लेकिन रिएक्टेंट में कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना हुआ है। तो पहले ये जो बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, तो रिएक्टेंट साइड पे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। इसी तरह जो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे उसके बाद कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, फिर ये कंबाइन होंगे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे हमेशा क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन। प्रोडक्ट साइड पे नए बॉन्ड्स बन रहे होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो बॉन्ड को ब्रेक करेगी। तो जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो हम कहेंगे कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हम कहेंगे कि हीट एनर्जी रिलीज हुई है। जब भी बॉन्ड बनेगा, जब भी दो बॉन्ड बनेंगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने का, इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हीट एनर्जी इनसाइड गई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो हीट एनर्जी को इनसाइड जाना, हम इसको ऐसे कहते हैं कि दिस इज एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक मतलब रिलेटेड टू हीट, थर्मल होता है ना जैसे फिजिक्स में, इसी तरह एंडोथर्मिक मतलब हीट इनसाइड गई है। सिमिलरली, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, और हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है मतलब एग्जिट हो रही है, बाहर जा रही है, तो एग्जिट को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। मतलब हीट एनर्जी आउटसाइड गई है या रिलीज हुई है, हीट आउट या एग्जिट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा हमारे पास, तो रिएक्टेंट साइड पे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। और प्रोडक्ट साइड पे हमेशा हीट एनर्जी रिलीज होगी इन ऑर्डर फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और हीट एनर्जी रिलीज होने को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। अच्छा, अब देखो कोई भी रिएक्शन में हीट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी रिलीज हुई है। फॉर एग्जांपल, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, वो मैं कह रहा हूँ कि लेट से वो 300 किलो की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, वो अंदर गई है। और जब बॉन्ड फॉर्म हुए हैं तो हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है, वो मैं कह रहा हूँ कि वो 200 किलो की हीट एनर्जी रिलीज हुई है। 200 किलो की हीट एनर्जी रिलीज हुई है और 300 किलो की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। सही है। तो अब देखो, अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं,
कि इस अगर मैं पूरे ओवरऑल रिएक्शन को देखूं तो ये रिएक्शन जो है वो एक रिएक्शन वेसल में हो रहा है जिसके अंदर CH4 था और ऑक्सीजन था, ये कंबाइन होके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस पूरे रिएक्शन को होने में हीट एनर्जी जो अंदर गई है बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, पहले वो गई है 300 किलो जूल्स, और जब प्रोडक्ट बना है तो हीट एनर्जी जो रिलीज हुई है इसमें से वो हुई है 200 किलो जूल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल ले ली, लेकिन अगर मैं इसकी क्या कहते हैं जो वैल्यू एक्यूरेट वैल्यूज लेना, तो हीट एनर्जी जो रिलीज होती है ना इस रिएक्शन में वो ज्यादा हो रही होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 200 किलो जूल्स लिया है ना, इसको मैं ज्यादा ले लेता हूँ, 200 नहीं बल्कि इसको थोड़ा हम लोग 500 ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब 300 हुई है और रिलीज 500 हुई है, तो नेट इफेक्ट क्या आपको मिल रहा है, रिजल्टेंट क्या हो रहा है, 300 अंदर गई है 500 बाहर गई है, तो मैं क्या बोलूंगा कि नेट इफेक्ट क्या है, कि ऐसा लग रहा है कि इस सेक्शन में 200 किलो जूल्स की हीट एनर्जी जो है वो बाहर जा रही है। देखो 500 बाहर गई, 300 अंदर गई, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट है, ओवरऑल इफेक्ट ये है कि 200 बाहर गई है, क्योंकि अंदर जो गई है एब्जॉर्ब जो हुई है वो कम हुई है और रिलीज जो है वो ज्यादा हुई है। और कितना डेफिसिट है दोनों में, 200 का, 300 अंदर गई 500 बाहर गई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 500 रिलीज हुई है, बल्कि मैं कहूंगा कि 200 रिलीज हुई है, क्योंकि 300 एब्जॉर्ब भी तो हो रही है ना। तो जो 200 किलो जूल्स की हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस इज नोन एज इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। समझ आई ये बात? तो देखो हर रिएक्शन एंडोथर्मिक भी होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है। एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब होना, एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट रिलीज होना। लेकिन हम देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, एंडो ज्यादा हो रहा है या एक्सो ज्यादा हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। जैसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है जिसमें मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रही है, तो उसमें हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो 300 हुई है और वो जो रिलीज हुई है वो 500 हुई है। तो नेट इफेक्ट क्या है कि ऐसा लग रहा है 200 किलो जूल्स की हीट एनर्जी बाहर आई है, 500 की बाहर नहीं आई, 500 की रिलीज हुई है, लेकिन 300 एब्जॉर्ब भी तो हो गया ना पीछे से। तो सिर्फ हम कहेंगे कि 200 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हमारे पास इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज होगा वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कब होता है, जब हीट एनर्जी रिलीज होती है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुई है। जरूरी नहीं है कि हमेशा रिलीज हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारे पास रिएक्शन हो रहा है जिसमें लेट से हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो हो रही है 1000 किलो जूल्स की, और जो रिलीज हो रही है वो हो रही है 300 किलो जूल्स की। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 700 किलो जूल्स की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और इसका इंथैल्पी चेंज हम कहेंगे दिस इज पॉजिटिव। और ऊपर वाले रिएक्शन में हम इंथैल्पी चेंज कहेंगे दिस इज नेगेटिव। मुनीब अभी हम लोग ये वाली क्लास देखते हैं कहाँ तक जाती है, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे नेक्स्ट क्लास की ड्यूरेशन क्या होगी। अच्छा देखो, अब पहले तो ये तो एक बहुत जनरल सी बात हो गई ना, अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी पहले हमने देखी है, उसके बाद हम दोबारा इसी जगह पे आएंगे। देखो सबसे पहले तो इंथैल्पी क्या होता है, पहले तो मुझे ये पता हो ना कि व्हाट इज इंथैल्पी। तो इंथैल्पी क्या होता है, अगर मेरे पास कोई मटेरियल है रखा हुआ है, जैसे कि मीथेन है, मीथेन इज अ सब्सटेंस ना, ऑक्सीजन इज अ सब्सटेंस, और ये जब रिएक्ट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि मीथेन के पास एनर्जी कंटेंट कितना है वो बता दो, तो वो एनर्जी कंटेंट निकालना बेसिकली मुश्किल काम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऑक्सीजन के पास एनर्जी कंटेंट कितना है वो बता दो, तो वो भी एक निकालना मुश्किल काम है। हमारे लिए आसान काम क्या है कि जब मैं इनको रिएक्ट करवाऊं और रिएक्ट करवाने पे इनका रिएक्शन पे हीट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब जो हो रही है, अगर नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही होगी, कोई भी इनमें से एक बात हो रही होगी, या तो नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी या नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो
वो जो चीज होती है उसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी क्या है? टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, जो कि निकालना मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन जब रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन होते वक्त कितनी हीट एनर्जी या तो रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है वो निकालना प्रैक्टिकली रिलेटिवली हमारे लिए आसान काम है। और वो प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं हम वो तो नहीं देख रहे अभी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक वर्ड होता है इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस का एनर्जी कंटेंट कितना है। और जब वो रिएक्ट करता है किसी भी चीज के साथ, जब वो रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा, तो ड्यूरिंग अ रिएक्शन उससे एनर्जी कितनी रिलीज होगी या कितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कहते हैं इंथैल्पी चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीट ऑफ अ रिएक्शन को अगर मैं कहूँ कि डिफाइन करना है, तो हीट ऑफ अ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, या तो वो एब्जॉर्ब्ड हो रही होगी या रिलीज हो रही होगी, रिलीज को हम इवॉल्व भी कहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ हीट ऑफ अ रिएक्शन। और इसको हम मेजर किस में कर रहे हैं? किलोजूल पर मोल में। मतलब हर मोल, 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही है उसको हम किलोजूल पर मोल में मेजर करेंगे। अब ये किलोजूल पर मोल कैसे मेजर करेंगे ये भी आएगा हमारे पास आगे। इंथैल्पी क्या है? इट इज द इंटरनल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस या टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। और जब भी कोई भी चीज रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगी तो देयर विल ऑलवेज बी अ चेंज इन इंथैल्पी। ठीक है। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इंथैल्पी चेंज आएगा। देखो, मैं इंथैल्पी नहीं निकाल सकता इस लेवल पे, क्योंकि इंथैल्पी निकालना एक मुश्किल काम है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसका इंथैल्पी चेंज निकालूंगा। वो इंथैल्पी चेंज से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो वो क्या ओवरऑल एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। मतलब जब वो रिएक्शन होगा तो क्या वो ओवरऑल हीट एनर्जी रिलीज कर रहा होगा या ओवरऑल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो इस चैप्टर में हम फोकस अपना कहाँ पे रखेंगे? इंथैल्पी चेंज पे। किसी भी सब्सटेंस की हम इंथैल्पी नहीं निकालेंगे, हम उनका इंथैल्पी चेंज ज्यादातर निकाल रहे होंगे। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी बाहर जाती है, और हीट थर्म का क्या मतलब होता है? जो रिलेटेड टू थर्मल या थर्म हीट से रिलेटेड होता है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, चलो एक चीज और दिखाता हूँ। इस रिएक्शन को दोबारा देखते हैं। CH4 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखें, तो देखो रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है। हमेशा रिएक्टेंट साइड पे क्या होना है? बॉन्ड ब्रेकिंग। और जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो हीट एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। अब अगर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, वो आपकी कम हो एज कंपेयर टू हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो प्रोडक्ट साइड पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। हमेशा ऐसे ही होगा कि रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होगी। देखो ये हो रहा है रिएक्टेंट साइड पे, और रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड पे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग हीट एनर्जी ने एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्ब होना है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, हीट एनर्जी ने एब्जॉर्ब होना है। और प्रोडक्ट साइड पे क्या होना है? हीट एनर्जी ने रिलीज होना है, क्योंकि जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हीट एनर्जी इसमें क्या होगी? रिलीज होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हीट एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्टेंट साइड पे होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोडक्ट साइड पे होगा। अगर
तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं, अगर तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन जब हुई है तो वो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो ग्रेटर एज कंपेयर टू एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हुई है, रिलीज। तो जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी या एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, रिजल्टेंट हमारे पास हीट एनर्जी रिलीज हो रही होगी, क्योंकि देखो एब्जॉर्ब कम है, रिलीज ज्यादा है। अगर मैं इसको देखूं इस तरह से, तो एब्जॉर्ब जैसे हुई 300 किलो जूल्स और रिलीज कितनी हो गई 500 किलो जूल्स, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि 200 किलो जूल्स एग्जिट हो गई है, बाहर चली गई है। तो जब भी ऐसा होगा कि एनर्जी absorbed during bond breaking is less than the energy released during bond formation, such a reaction, such a overall reaction is known as exothermic reaction। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आई बात? जवेरिया, खदीजा, मुनीब, जारा, अच्छा मुनीब देखो इसको यहाँ से समझते हैं। अगर कोई में रिएक्शन हो रहा है, देखो एक तो चीज ये याद रखो कि रिएक्शन जब भी होगा तो पहले रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, सही है। अच्छा, जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो रिएक्टेंट्स के जो बॉन्ड्स हैं उन्होंने बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है उनके बीच में। क्योंकि बचपन में मैं कह रहा था वो लीगोस खेलते थे ना, वो जो खिलौने होते थे ब्लॉक्स वाले, अगर आपने कोई नया शेप बनाना होता था तो पहले जो पुराना शेप बना होता था उसको तोड़ते थे और फिर नया शेप बनाते थे। तो रिएक्टेंट साइड पे हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और प्रोडक्ट साइड पे हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सही है। बॉन्ड ब्रेकिंग को ना मैं शॉर्ट में बीबी लिख देता हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग, और बॉन्ड फॉर्मेशन को बीएफ लिख देते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हीट रिलीज होगी। अब अगर हीट रिलीज ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट एब्जॉर्ब, मतलब जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो हीट रिलीज जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हीट एब्जॉर्ब जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। मतलब एब्जॉर्ब जो हुई है वो कम है, लेकिन जो रिलीज हुई है वो ज्यादा है। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या होगा, रिलीज हो रही होगी ना हीट, तुमने 300 किलो जूल्स की हीट एब्जॉर्ब की और 500 किलो जूल्स की रिलीज कर दी, तो तुम्हारे पास 200 किलो जूल्स की हीट एनर्जी का डेफिसिट आ गया जो कि तुमने बाहर ज्यादा फेंक दी है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट या नेट अमाउंट हमने बाहर फेंक दिया है। तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात समझ आई? अब अगर इसी चीज को मैं इस तरह से देखूं कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, और क्या हुआ है कि रिएक्टेंट साइड पे अगेन देखो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो रिएक्टेंट साइड पे तो बॉन्ड ब्रेकिंग ही होनी है ना, और प्रोडक्ट साइड पे क्या होना है, बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। चाहे कोई भी रिएक्शन हो रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है, प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। इसी तरह जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है रिएक्टेंट साइड पे तो उसमें हीट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब होनी है, और जब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट साइड पे तो उसमें से हीट एनर्जी क्या होनी है, रिलीज होनी है। ये तो सब रिएक्शंस के लिए सेम है कि रिएक्टेंट साइड पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोडक्ट साइड पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर हीट एब्जॉर्ब ज्यादा है ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग एज कंपेयर टू हीट रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा लग गई है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन,
मतलब इसका अगर मैं इस तरह से ये बनाऊं, तो आपने क्या करा, एब्जॉर्ब इस बार कितने की कर ली है, 500 की, और आपने रिलीज किए सिर्फ 100 किलो जूल्स। तो 400 आपने एक्स्ट्रा अंदर रख लिए ना अपने पास। तो एनर्जी एब्जॉर्ब एंड ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज, तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, समझ आई बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जवेरिया, मुनीब, खदीजा, जारा। चलें आगे। अच्छा देखो, एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। और एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन in which net amount of heat energy is absorbed। और जब भी नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस केमिकल रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आती है पॉजिटिव। इंथैल्पी चेंज, क्योंकि हम इंथैल्पी में इंटरेस्टेड नहीं है सब्सटेंसेस की, बल्कि उस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज में इंटरेस्टेड है। और इंथैल्पी चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल एच से। डेल एच, डेल मतलब चेंज, एच इज फॉर इंथैल्पी। और अगर इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इट मींस के हमारे पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की टर्म्स में बात करें, तो इसमें होता क्या है कि एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग में जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। सच रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अब अगर यही बात हम एक्सोथर्मिक के लिए करें, तो एक्सोथर्मिक क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें क्या हो जाएगा, नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड प्लस इंथैल्पी चेंज जो होगा इसका, इंथैल्पी चेंज क्या होगा, अगर एंडोथर्मिक का इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, तो एक्सोथर्मिक का इंथैल्पी चेंज हमारे पास आता है नेगेटिव। वो नेगेटिव वैल्यू आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, और वो नेगेटिव वैल्यू देख के ही हम पहचानते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम बोलेंगे कि वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। और अगर इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बात करें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, क्योंकि बाहर ज्यादा आ रही है और एब्जॉर्ब कम हो रही है। और रिलीज कब होती है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इट मींस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग। सही है, यहाँ तक समझ आई बात? अच्छा देखो, किसी भी रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो अब एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लोग रूम में हो, ठीक है, और आपने क्या करा, रूम के बाहर से किसी से पैसे लिए,
और कुछ पैसे बाहर फेंक दिए। तो आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए रूम के अंदर लिए और 20 रुपए बाहर फेंक दिए, तो होगा क्या, आपने 100 रुपए अंदर लिए, 20 रुपए बाहर फेंके, आपने कुछ बाहर भी देने और अंदर भी लेने। तो 100 रुपीज आपने अंदर लिए, 20 रुपीज आपने बाहर दिए, तो 80 रुपीज आपके पास नेट हो गए ना, नेट प्रॉफिट कह लो जिसको। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी देखो ऐसा ही है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा है, रिलीज कम है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी और रिलीज कम होगी तो इसका क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, तो वो दैट मस्ट बी एट अ हायर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी रिएक्शन की रिएक्शन प्रोग्रेस देखूं, रिएक्शन प्रोग्रेस किस तरह से देखते हैं हम, कि देखो कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पहले हमारे पास रिएक्टेंट होगा और वो रिएक्टेंट रिएक्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट्स में। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, कि हर रिएक्शन की प्रोग्रेस एक जैसी होगी, मतलब अब कोई फास्ट होगा कोई स्लो होगा, लेकिन हमेशा हर रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट होगा और वो फिर कन्वर्ट हो रहा होगा प्रोडक्ट में। तो अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करूं तो रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी कंटेंट था या एंथैल्पी थी रिएक्टेंट के पास बिफोर रिएक्शन, उसकी कोई एक वैल्यू होगी, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो उसने नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी हुई है अपने अंदर। तो मतलब जब प्रोडक्ट बना है तो डेट मस्ट बी एट अ हायर एनर्जी लेवल देन प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म मस्ट बी एट अ हायर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट। क्योंकि देखो रिएक्शन में हुआ क्या, रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की ब्राउन ब्रेकिंग के लिए और प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज की वो बहुत थोड़ी सी की, तो ज्यादातर एनर्जी उसने अपने अंदर रख ली है ना, और जब उसने अपने अंदर एनर्जी रख ली है तो वो हाई एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट अ हायर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। इन endothermic reaction products are at a higher energy level than reactants। अच्छा, इस बात को जरा अगर समझ नहीं आई है तो एक्सोथर्मिक के लिए समझने की कोशिश करो। देखो एक्सोथर्मिक में क्या हुआ है कि उसमें भी देखो हर रिएक्शन में रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होना है, हर रिएक्शन ने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब जब ये रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रहा है, तो वो जो रिएक्टेंट है वो ज्यादातर हीट एनर्जी बाहर रिलीज कर रहे हैं, लेकिन और एब्जॉर्ब जो हो रही है वो कम हो रही है। मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कम हुई, लेकिन उसने क्या किया, जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनते वक्त हीट एनर्जी रिलीज बहुत ज्यादा कर दी। मतलब वही बात हो गई कि आपको आप सबको हम लोगों ने कितने 100 रुपए दिए, बदले में आपने 1000 रुपए दे दिए, तो 900 रुपीज तो आपकी जेब से ज्यादा निकल गए ना। तो आप फिर क्या हो गए, गरीब हो गए रिलेटिवली, जैसे जो आप पहले थे। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन ने रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी थी उन्होंने बहुत ज्यादा जब रिलीज कर दी पूरे रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाते वक्त, तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज करके बैठे हुए हैं वो। जब वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देंगे, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज बाहर कर देंगे, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट हाई एनर्जी लेवल और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल। मतलब एंडोथर्मिक में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते वक्त प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल बढ़ रहा होगा, इसलिए इसके एंथैल्पी चेंज को हम पॉजिटिव भी कहते हैं ना, ऊपर बढ़ रहा है। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करोगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए जो एनर्जी लेवल है प्रोडक्ट का वो कम हो रहा है। देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक साथ नहीं है,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, लेकिन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो ज्यादातर हीट एनर्जी सिस्टम ने अपने अंदर से बाहर फेंक दी है। तो अब जो रिएक्टेंट अमीर था, अब जो प्रोडक्ट बना है वो गरीब बना है, कम एनर्जी वाला बना है। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा फेंक दी, डोनेट कर दी। तो ऐसे रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फिर क्या होता है? नेगेटिव, जो हम एरो डाउनवर्ड्स बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है? प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स। So in a exothermic reaction, products are at lower energy level than reactants. हाँ जी, बात समझ आई यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। लिख तो नहीं रहता कोई? हटा दूं ना स्क्रीन? अच्छा जी, तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है ना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने अभी बनाने की कोशिश की है ना ऊपर, इसको हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो ये दोबारा से एक बार सही से देख लेते हैं ये किस तरह से बनती है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो एंडोथर्मिक के लिए ये कैसे बनेगी ये देख लेते हैं, और एक्सोथर्मिक के लिए ये कैसे बनेगी ये देख लेते हैं। देखो ये बात हमारे हो गई कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट्स विल बी एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट्स, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट विल बी एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट। ठीक है, अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हम करते क्या हैं, हम इस तरह से एक्स एक्सिस पे लेते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे कर रहा है। और हमेशा प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन, चाहे दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, वो स्टार्ट कहाँ से होगा? अपने रिएक्टेंट से स्टार्ट होगा, और वो खत्म कहाँ पे होगा? जब वो प्रोडक्ट बना लेगा। तो हमेशा चाहे दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, पहले रिएक्टेंट आएगा फिर प्रोडक्ट आएगा प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन में। और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कि इंथैल्पी क्या था रिएक्टेंट का और क्या हो गया प्रोडक्ट का। और इंथैल्पी का यूनिट हम लेंगे किलो जूल पर मोल। 1 मोल की इसलिए बात करते हैं क्योंकि मोलर कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए हम हमेशा हर चीज को हर 1 मोल की टर्म्स में बात करते हैं। कि अगर मैंने मीथेन गैस जलाई है तो 1 मोल ऑफ मीथेन गैस जलाने से इंथैल्पी चेंज कितना आएगा, तो वो हमारे काम की चीज है। क्योंकि मीथेन गैस क्या है? फ्यूल है। अब फ्यूल को अगर आप जलाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि मुझे कितनी फ्यूल जलानी है, मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी। डेली लाइफ में तो ये नहीं करते, लेकिन फॉर एग्जांपल गाड़ी में अगर मुझे पेट्रोल डालना है, तो जो मेरी कार का इंजन है वो इस चीज पे डिजाइन हुआ हुआ होगा ना कि अगर इसको पेट्रोल पे चलाना है तो पेट्रोल जलने पे कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 1 मोल ऑफ पेट्रोल कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसके हिसाब से फिर वो इंजन डिजाइन होता है। भला इसलिए किलो जूल पर मोल में दिया जाता है। वाई एक्सिस पे हमने ली इंथैल्पी और एक्स एक्सिस पे लिया प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। दोनों एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए ऐसा ही ग्राफ लेंगे। अच्छा जी, अब हमारी बात क्या हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है, मतलब वो अमीर हुआ है रिएक्शन। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं तो अपने अंदर ज्यादा रख के बैठ गए, तो प्रोडक्ट विल बी एट अ हाई एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमेशा देखो लेफ्ट साइड पे होगा। क्यों? क्योंकि पहले रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन में रिएक्टेंट आएगा ना पहले, उसके बाद प्रोडक्ट आएगा। एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे राइट पे जाओगे तो रिएक्शन की प्रोग्रेस बता रहा है, मतलब रिएक्टेंट, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट बाद में आएगा।
लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में अब मुझे पता है कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं देन रिएक्टेंट्स, और जो जिस जगह पे मैंने रिएक्टेंट बनाया है वो वैल्यू इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट का लेवल है वो इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है। तो चेंज इन इंथैल्पीज आ रहे हैं इनके बीच में, जिसको मैं कहूंगा डेल एच, दिस इज नोन एज डेल एच, और इसका एरो में अपवर्ड बनाऊंगा, दिस इज नोन एज इंथैल्पी चेंज एंड दैट वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज हुआ है ना इंथैल्पी प्रोडक्ट का, इसलिए ये ऊपर जाएगा और पॉजिटिव। और इस प्रोफाइल का जब हम शेप बनाते हैं ना वो कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये माइंड में रखना। तो एंडोथर्मिक का शेप ऐसा होता है, प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल देन रिएक्टेंट, एंड यू नो व्हाई प्रोडक्ट्स आर एट अ हाई एनर्जी लेवल then reactants in an endothermic reaction, because energy absorbed during bond breaking is greater than the energy released during bond formation. इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें भी जाहिर है पहले रिएक्टेंट होंगे प्रोग्रेस में, और फिर वो रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। तो which would be at a high energy level reactant, why? Because जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं तो हीट एनर्जी रिलीज हुई है, तो अब ज्यादा हीट एनर्जी उन्होंने रिलीज कर दी है, तो अब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना है तो वो लोअर एनर्जी लेवल पे बनेगा। तो इसकी इंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम जो है हम लोग इस तरह से बनाते हैं। और डेल एच इंथैल्पी चेंज क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब गया है तो एनर्जी रिलीज हुई है ना, तो वो एरो डाउनवर्ड्स होगा और वो शो करता है इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू नेगेटिव। सही है यहाँ तक बात? अच्छा जी, फिर एक चीज जो हम लोग रेट ऑफ अ रिएक्शन में पढ़ेंगे वो क्या है कि एक हमारे पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है टू स्टार्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा डिटेल में मैं नहीं लेके जा रहा, वो रेट ऑफ अ रिएक्शन में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल डेफिनेशन जरूर लिख लो एक्टिवेशन एनर्जी की, वो क्या होती है। इट इज द मिनिमम एनर्जी required to start a chemical reaction, और इसको डिनोट हम ना अक्सर ई स्मॉल ए से करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स पे ना एक्टिवेशन एनर्जी भी बनाने के लिए देता है वो अक्सर। तो एंडोथर्मिक प्रोफाइल जब होगी तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा बनाओगे जो रिएक्टेंट है इससे लेके पीक तक, जो ग्रीन में मैं बना रहा हूँ ना, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी इन अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे बनाओगे, रिएक्टेंट से लेके पीक तक, यहाँ तक, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सही है? तो फिलहाल ये अभी आप याद कर लें कि एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट से पीक तक होगी, एक्सो में भी रिएक्टेंट से पीक तक होगी। प्रोफाइल बना लोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बना लोगे, और इसको डिटेल में एक्टिवेशन एनर्जी को हम रेट ऑफ अ रिएक्शन में पढ़ेंगे। सही है? यहाँ तक कोई सवाल अभी तक? अच्छा जी, एक चीज और इसमें कि देखो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ना, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रिएक्शन वेसल है जिसमें ना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ रिएक्टेंट्स हैं, जैसे कि अभी हमने CH4 देखा था और ऑक्सीजन, और इसके अंदर ना प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा और वाटर। तो देखो होगा क्या,
इस रिएक्शन वेसल के सराउंडिंग में, मतलब इसका जो सिस्टम है ना, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास है ना, ये हमारा सिस्टम है। जब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये अपनी इन सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो ये इसी सराउंडिंग में हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो नेट इफेक्ट क्या है, अगर मैं कहूँ कि 50 किलो जूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और 200 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज हुई है, तो नेट इफेक्ट क्या है, 50 अंदर गई है, 200 बाहर आई है, तो 150 बाहर आ रही होगी। अब जब 150 बाहर आ रही है, एक्स्ट्रा हीट बाहर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी रिएक्शन मिक्सर है हमारे पास, इन रिएक्टेंट के सराउंडिंग जो है, इन रिएक्टेंट के आसपास जो जगह है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें थर्मामीटर डाल के रखूं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में उल्टा हो जाना चाहिए, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, अंदर बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो गई है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अब देखो, इतनी सारी बातें जो हमने अभी करी है ना, इसको अगर मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन करूं कि क्या हो रहा है एंडोथर्मिक में और क्या हो रहा है एक्सोथर्मिक में। तो एक्सोथर्मिक में देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज लेस देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। एंडोथर्मिक में इंथैल्पी चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, एक्सोथर्मिक में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। अगर आपने कोई एक भी याद कर लिया तो दूसरे का उल्टा कर लेना। एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट है वो हायर एनर्जी लेवल या हायर इंथैल्पी पे चला जाता है बनने के बाद रिएक्टेंट से, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोअर एनर्जी लेवल पे होता है रिएक्टेंट से बनने के बाद। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट पहले होगा, प्रोडक्ट बाद में होगा, लेकिन एंडो में रिएक्टेंट नीचे होगा, प्रोडक्ट ऊपर होगा, और एक्सो में रिएक्टेंट ऊपर होगा, प्रोडक्ट नीचे होगा। सही है, तो ये जितना भी हमने पढ़ा है ना, ये इसकी एक ब्रीफ समरी है, जो आपको एक याद कर लोगे तो दूसरे का अपोजिट कर देना वो खुद ही होता है। एक क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट आता है कि एक्सप्लेन व्हाई रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसके लिए क्या लिखोगे कि रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक because energy absorbed during bond breaking is greater than the energy released during bond formation. So net amount of heat energy is absorbed, hence the enthalpy change is positive. ये लिखा हुआ है हैंडआउट में, मिल जाएगा आपको ना। ये चीज, अच्छा जी, अच्छा देखो इसकी जो लास्ट चीज है ना इस चैप्टर की, जरा देखो, आई वाज सेइंग के एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन, मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ ना पास पेपर से, क्लियर। ये वाला, जैसे ये कह रहा है द कंबशन ऑफ ब्यूटेन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कह रहा है एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इसमें आप क्या लिखोगे, एक्सोथर्मिक है ना, मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई है, एब्जॉर्ब कम हुई है। अब रिलीज कब होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में, और एब्जॉर्ब कब होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में। तो इसका क्या मतलब है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब
ड्यूरिंग बॉन्ड breaking is less than heat energy released during bond formation. So overall net heat energy is released and enthalpy change is negative, hence reaction is exothermic. एंडो के लिए होगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग इज ग्रेटर देन हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. सो ओवरऑल हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव, हेंस द रिएक्शन वुड बी एंडोथर्मिक. समझ आई सारा बात? ओके. अच्छा देखो, जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो ये बात तो हमें समझ आ गया, या तो एंडो होगा या वो एक्सो होगा. और वो एंडो एक्सो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है. बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. अगर बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा है, रिलीज कम है फॉर्मेशन के वक्त, तो वो एंडोथर्मिक है. अगर वो बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कम है और हीट एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ये बात तो यहाँ तक हमें समझ आ गई है. अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि हमारे पास H2 रिएक्ट हो रहा है Cl2 के साथ टू फॉर्म HCl. अब इसको बैलेंस करो तो यहाँ 2 मोल्स ऑफ HCl आ जाएगा. इसकी बॉन्डिंग अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसा होता है, फिर क्लोरीन क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है, ग्रुप 7 का है ना, तो एक बॉन्ड बनाता है. HCl की बॉन्डिंग भी हमने देखी, 1 कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इसके 2 मोल्स हैं. अच्छा चलो देखो, इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो आप हर रिएक्शन के लिए तो नहीं बता सकते. हाँ, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसका आपको पता ना चाहिए कि वो एक्सो या एंडो है, लेकिन वो मैं अभी दिखा देता हूँ, हैंडआउट में लिखे हुए भी हैं. लेकिन हर रिएक्शन का तो आप नहीं बता सकते कि भाई ये एंडो है या एक्सो है. तो वो हम करते क्या है, आपको ना बॉन्ड इंथैल्पी डाटा देते हैं. ये जो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है ना, ये डाटा दिया हुआ है, इसको ना बॉन्ड इंथैल्पी डाटा भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड इंथैल्पी डाटा. ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक बॉन्ड है, उसको अगर आपने ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 436 किलोजूल पर मोल. मतलब एक मोल ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन का आपको 436 किलोजूल पर मोल की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करानी है. लेकिन अगर ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बन रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा, तो इतनी हीट एनर्जी रिलीज भी हो रही होगी. मतलब अगर मुझे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कराना है तो 436 किलो जूल की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है पर मोल. अब यहाँ पे देखो 1 मोल है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, लेकिन ये एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो उसके लिए मुझे अलग करने के लिए प्लस लगाना पड़ेगा. और ये क्यों मैं कह रहा हूँ एब्जॉर्ब हो रही है? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है रिएक्टेंट साइड पे, तो इसलिए एब्जॉर्ब भी होगी, और एब्जॉर्ब के लिए हम प्लस लगाते हैं. और ये कितने मोल है? 1 मोल है, तो मल्टीप्लाई बाय 1. इसी तरह क्लोरीन की अगर बात करें, Cl बॉन्ड, तो 190 किलो जूल पर मोल है. 1 मोल के लिए 190, और यहाँ पे क्लोरीन के 1 मोल है, तो उसको भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. लेकिन क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो रही है तो इसके साथ मैं प्लस भी लगाऊंगा, तो 1
इंटू प्लस 190। अच्छा, प्रोडक्ट साइड पे आ जाओ तो यहाँ पे हीट एनर्जी अब एब्जॉर्ब नहीं होगी, अब रिलीज होगी। और रिलीज कितनी हो रही है HCl के बॉन्ड के लिए 290। तो अब ये 290 के साथ में नेगेटिव लगा दूंगा क्योंकि ये रिलीज हो रही है। और ये किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए 290 है, लेकिन HCl के यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। सही, यहाँ तक समझ आई चीज। अब मुझे बताओ कि टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई है, 436 प्लस 190 जो कि आ रहा है 626। दिस इज 436 प्लस 190 विच इज इक्वल टू 626 किलो जूल्स। और टोटल हीट एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, 2 इंटू 290 विच इज 580 किलो जूल्स। तो टोटल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है और रिलीज कम हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं तो 626 माइनस 580 मेरे पास आता है 46। तो एब्जॉर्ब ज्यादा, रिलीज कम है, तो इसका क्या मतलब है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका इंथैल्पी चेंज हम कैसे निकालेंगे, इंथैल्पी चेंज निकालने के लिए मैं करूंगा इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए यूज हुआ है, एंड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज हुआ है। तो रिएक्टेंट 626 और प्रोडक्ट साइड पे कितना है 580। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इट वुड बी प्लस 46 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि ये सारी वैल्यू पर मोल में थी ना, इसलिए किलो जूल पर मोल। सही है, तो सच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। समझ आई, कुछ पूछना है? इसी तरह चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली एग्जांपल देखें, जो हम अभी इतनी देर से जो हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें CH4, इसके 4 बॉन्ड है मीथेन के, C कार्बन और हाइड्रोजन के, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिर वाटर। तो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो है 230। अब यहाँ पे देखो ऐसे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, एक बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी है 230, ऐसे 4 बॉन्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, अब ये रिएक्टेंट साइड पे ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, इसलिए ओवरऑल प्लस। और मीथेन के कितने मोल्स हैं यहाँ पे, 1 मोल, तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो होता है वो है 260 किलो जूल पर मोल। तो इसको तोड़ने के लिए 260 यानी प्लस 260 किलो जूल पर मोल की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2। एक बॉन्ड है और 2 मोल है। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड फॉर्म है, अब ये प्रोडक्ट साइड पे आ गया, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो फॉर्म है वो 240। अब जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा। और ऐसे कितने बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पे 2 जगह पे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और इस पे ओवरऑल माइनस आ जाएगा। और 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पे 1। सिमिलरली वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, दिस इज नॉट डबल बॉन्ड, विच इज 270। और ऐसे 2 बॉन्ड है तो मल्टीप्लाई बाय 2, और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। और वाटर के भी 2 मोल्स हैं तो 2 एक अलग बाहर आएगा। तो रिएक्टेंट साइड पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1440, जब इनको मैं ऐड करूंगा। प्रोडक्ट साइड पे जो इंथैल्पी है उन सबको मैं ऐड करूंगा तो वो आ जाएगी, अभी उन्होंने माइनस ड्रॉप कर दिया है, साइन नहीं लेना साथ, सिर्फ वैल्यू निकालो तो वो आ जाएगी 1560। अब देखो एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुई है वो हो रही है 1440, और जो रिलीज हो रही है वो हो रही है 1560। अब रिलीज ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू एब्जॉर्ब,
तो इट मींस सच अ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर इसका आप इंथैल्पी चेंज निकालोगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके, इंथैल्पी चेंज हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके निकाला करो इन बॉन्ड इंथैल्पी डाटा को यूज करते हुए। तो रिएक्टेंट हमारे साइड पे एब्जॉर्ब हुई है 1440 और चेंज इन प्रोडक्ट साइड पे क्या हुआ है 1560। तो ये वैल्यू आ जाएगी -120 किलो जूल पर मोल। सही है, कोई सवाल किसी का?